नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइट से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम रैंक कोरिलेशन मेथड यानी कोटि सहसंबंध रीति के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, कोटि सहसंबंध रीति किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो ऑप्शन दे रखे हैं बाउले, सेकंड ऑप्शन है कार्ल पियर्सन, थर्ड ऑप्शन सी स्पेरमैन, फोर्थ ऑप्शन केली। रैंक कोरिलेशन मेथड वाज डेवलप्ड बाय बाउले, कार्ल पियर्सन, सी स्पेरमैन, केली। क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ABST 2016 में, और करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन यानी सी स्पेरमैन। तो सी स्पेरमैन ने कौन सा फॉर्मूला दिया था? रैंक इक्वल्स टू 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। तो ये उन्होंने फॉर्मूला दिया था जब रैंक रिपीट नहीं हो। तो रैंक इज नॉट रिपीटेड, रैंक की पुनरावृत्ति नहीं हो तो ये फॉर्मूला उनके द्वारा दिया गया था। और अगर रैंक की पुनरावृत्ति होती है, रैंक रिपीट होती है, तब उसके लिए फॉर्मूला उनका दिया गया था 1 माइनस 6 इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सिग्मा एम आई इंटू एम आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। और कंप्लीट क्वांटिटी है वो डिवाइड बाई है n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये जब फॉर्मूला काम में लेंगे तब रैंक क्या होगी? रिपीट होगी, तब फॉर्मूला काम में लेंगे। तो यानी जब रैंक रिपीट नहीं है उनके लिए तो इतने पद रहेंगे। जब रैंक रिपीट हो रही है तो ये एक टर्म एक्स्ट्रा और आ जाएगी, और ये टर्म उन्हीं वैल्यू के लिए काम करेगी जब रैंक रिपीट हो रही है। तो रैंक कितनी बार रिपीट हो रही है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, वो देखा जाएगा। अगर रैंक रिपीट नहीं हो रही तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 है, और 1 अगर इसमें पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, और ये कंप्लीट 0। तो ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाता है? इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी रैंक रिपीट नहीं होगी तो ये टर्म 0 में रिपीट होगी, ये इस 0 में रिपीट हो जाएगी, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। रैंक रिपीट है तो m की वैल्यू क्या होगी? 2 या 2 से ज़्यादा होगी। तो रिपीट कितनी बार हो सकती है? 2 बार हो सकती है, 3 बार हो सकती है, 4 बार हो सकती है। तो अगर m की वैल्यू 2 है तो 2 अगर अब इसमें रखते हैं तो देखो हमें कुछ वैल्यू पता भी होनी चाहिए कितना रखने पर ये वैल्यू आएगी, ताकि एग्जाम में अगर फॉर्मूला थोड़ा बहुत स्लिप भी हो तो वो आपको उस वैल्यू ध्यान में रहेगी, तो वो दोबारा आपका क्या हो जाएगा? रिकवर हो जाएगा। तो अगर m की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो 0 हो रही है पहली बात, 2 रखूंगा तो 2 इंटू 3/12 है, यानी 1/2, या ये कहें 0.5। तो अगर रैंक 2 बार रिपीट हो रही है तो 0.5 ऐड कर देगा ये, और अगर रैंक 3 बार रिपीट हो रही है तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8/12 है, 24/12 है, और यहाँ कहें 2। तो m बराबर 1 के लिए वैल्यू 0, m बराबर 2 के लिए 0.5, और m बराबर 3 के लिए 2। तो ये वैल्यू आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये वैल्यू है वो इंटीजर नहीं है, रेशनल नंबर है, और 0 1 का क्या है? मिड पॉइंट है। तो पहले 0, फिर हाफ, और फिर 1 आके सीधा हमारा क्या आ गया? 2 आ गया। तो ये 3 वैल्यू आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब अगर रैंक रिपीट नहीं है तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज दिमाग में रखनी है वो देखें। 6 है तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी 3 जो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ 3 हमारी, ये इसके बाद 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। और अगर मैं n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 को कैसे लिख सकता हूं और देखिए, तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिख सकता हूं, एक तरीका तो है n क्यूब माइनस n। तो इसी फॉर्मूले में मैं n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 न लिख के n क्यूब माइनस n लिख दूं तो भी सही है। यहां पे भी मैं एम आई इंटू एम आई स्क्वायर माइनस 1 न लिख के अगर एम आई को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एम आई की क्यूब माइनस एम आई, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज क्या ध्यान रखने वाली है, अगर मैं इसके फैक्टर कर दूं तो ये तो n है, ये होगा n माइनस 1 इंटू एन प्लस 1। इसकी अगर 2 फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या क्या होंगे? n माइनस 1 इंटू एन प्लस 1। तो अगर मैं इनको क्रम से लिखूं तो सबसे स्मॉलेस्ट है वो n माइनस 1, उसके बाद में n, और उससे बड़ा n प्लस 1। तो इसको मैं प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स, 3 क्रमागत संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकता हूं। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल का फायदा क्या होता है या उसकी क्या विशेषता होती है? वो हमेशा फैक्टोरियल 3 से डिवाइड होता है, फैक्टोरियल 3 यानी 6 से। तो आप कोई भी नंबर ले लेना, ये नंबर हमेशा 6 के साथ कैंसिल होगा, गारंटीड। कोई भी वैल्यू रख के देख लेना। आप n की वैल्यू अगर आप क्या लेते हो, 2 लेते हो मान लीजिए, तो अगर आप 2 लोगे तो ये 1 2 3 और ऊपर भी 1 2 3,
यानी 6 से 6 कैंसिल। अगर आप इसकी वैल्यू 3 लोगे तो 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 3 इंटू 4 इंटू 5 है, वो भी इससे कैंसिल हो रहा है। तो कोई भी वैल्यू आप रखोगे तो कैंसिल होगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि रैंक इक्वल टू 1 माइनस 6 3 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल 1 इंटू 2 इंटू 3, और नीचे जो नंबर है उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं। और हमें क्या रखना है, 2 चीजें और दिमाग में रखनी है। हमें पता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, सहसंबंध गुणांक है, जिसको आर से रिप्रेजेंट करो चाहे रो से लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इसको रो से लिख रहे हैं तो इसकी हमें रेंज पता है कि इसकी रेंज होती है -1 से +1। तो यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी वैल्यू है -1 से +1 के बीच में है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1। तो 1 में मैं कुछ ऐड नहीं कर सकता। देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी स्क्वायर करने पर ये भी पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। तो ये सभी वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब अगर मैंने 1 प्लस कर दिया तो 1 से कुछ ना कुछ बड़ी वैल्यू मिल सकती है, और 1 से बड़ी वैल्यू मिल गई तो इसका मतलब वो रेंज से बाहर चला जाएगा। तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए क्लियर कि रैंक के फॉर्मूले में 1 माइनस आएगा, कभी भी प्लस नहीं आएगा। तो ये चीज आपसे कोई 2 साल बाद में पूछे, 4 साल बाद में पूछे, तो भी आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। उससे अगली चीज क्या देखें, अगर n की वैल्यू 10 हो तो देखो इन फॉर्मूले में क्वेश्चन में आपको उसकी वैल्यू हो सकती है n की 1 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, कुछ हो सकती है। लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि n = 10 के क्वेश्चन काफी बार आते हैं, और तो n = 10 पे अपना होमवर्क अच्छी तरह से होना चाहिए। तो अगर n की वैल्यू 10 हुई तो ये वैल्यू क्या होगा 9 × 10 × 11। तो ये हमारा प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या है। ये हमारा 2 फैक्टर देता है 3 × 3। तो अगर हमारे ऊपर नंबर है 6, इसकी बात अभी कर रहे नहीं है, और नीचे नंबर है उसमें है, ऊपर जो फैक्टर है उसमें है 2 × 3 यानी 3 एक बार है, नीचे जो फैक्टर उसमें 3 2 बार है। तो n की वैल्यू जब भी हम क्या लेंगे 10 लेंगे तो एक 3 इस 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इस 2 को इससे कैंसिल करना ही नहीं करना, इस 2 को इस कैंसिल करने से बचे, क्योंकि 10 से डिवाइड करना बहुत ईजी रहता है। तो कैंसिल करने से बचे, करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, कोई फर्क वाली बात नहीं है। अब बात आती है अगर n की वैल्यू 10 है तो ये वैल्यू क्या आने पर क्या क्या आंसर में चेंज हो सकता है। तो अगर ये वैल्यू 11 या 11 का मल्टीपल है तो ये 11 से कैंसिल हो जाएगी, और अगर ये 33 है तो इस 3 को भी कैंसिल कर देगी। तो ये 2-3 चीजें पहले से दिमाग में होनी चाहिए कि ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी और इससे ये फटाफट आंसर आ जाएगा। इससे माइंड में क्या आता है, एक तो वो रहता है कि अच्छा n = 10 है, इसके बारे में तो अपने काफी होमवर्क किया था, तो क्वेश्चन अपन फटाफट सोल्व कर लेंगे। तो आगे क्वेश्चन करेंगे तो अभी हम देखते हैं इसका क्या फायदा होता है। सांख्यिकी अधिकारी 2011 में आया क्वेश्चन है, 2 चरों के कोटिक अंतर के वर्गों का योग 33 है और कोटि सहसंबंध गुणांक 0.8 है, तो प्रेक्षणों के जोड़ों की n की संख्या है। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक फॉर 2 वेरिएबल इज 33। तो हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो एक तो ये दे रखी है कि सिग्मा d² = क्या है, वो है 33। और दूसरी चीज हमें दे रखी है कि कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन इज 0.8। तो जब भी रैंक वाला सिस्टम हो तो मैं उसे रो से रिप्रेजेंट करता हूं, तो रो = 0.8 दे रखा है। तो इसे का मैंने इक्वेशन 1 और इसे का इक्वेशन नंबर 2। फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन n, और हमें ऑप्शन दे रखे हैं 8, 9, 10 और 11। मैं अगर आपसे कहूं कि कौन सा ऑप्शन पर अगर आप तुक्का लगाओगे तो आप मेरे हिसाब से मेरे फेवरेट पे जरूर लगाना, और मेरा फेवरेट है 10। तो अगर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का चैप्टर है और n की वैल्यू पूछी है तो 10 है, बड़ा अच्छा नंबर है, इस पे काफी क्वेश्चन भी आते हैं। दूसरा, अगर हम 2-3 मिनट सोच के 2-3 सेकंड सोच के अगर हम सोचें कि 2-3 सेकंड सोच के तुक्का लगाना है तो हमें कुछ हिंट भी मिलेंगे। पहला हिंट मिलेगा कि ये जो 33 है इसमें 3 भी है और 11 भी है। और दूसरा हिंट है कि जो रैंक की जो रो की वैल्यू है वो 0.8 है, यानी इसको सोल्व करें तो 4/5 है, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो जब भी रैंक रेशनल नंबर हो और ये जो वैल्यू है सिग्मा d² की वो 3 और 11 दोनों प्राइम फैक्टर कंटेन करता हो या उनका मल्टीपल हो, तो ये रेशनल नंबर मिलेगा और इसकी वैल्यू 10 होने की संभावना पूरी रहती है। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा इस प्रकार से लिखूं, 6 × सिग्मा d² अपॉन n × n² - 1
इक्वस टू 1 माइनस रो। तो मैंने जो रो लेफ्ट साइड में लिखते हैं उसको राइट साइड में लिख दिया, या रैंक कहें, और इस जो राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया। वैल्यू पुट करें तो वैल्यू पुट करेंगे तो 6 इंटू 33 अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इक्वस टू 1 माइनस 0.8। तो 1 माइनस 0.8 कितना होगा? 0.2 होगा। और 0.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/10, और 2/10 को मैं लिख सकता हूँ 1/5। तो अगर इसे और सोल्व करें तो मुझे मिलेगा दिस इंप्लाइज 6 इंटू 33 अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इक्वस टू मिलेगा 1/5। तो ये चीज़ हमें मिल चुकी है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा मेरा। तो 5 इधर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 30, तो 30 इंटू 33। इसे अगर और सोल्व करें तो मुझे मिलेगा n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। और इससे मैं मेरे हिसाब से सेट करना चाहूँ तो मैंने इससे 10 अलग कर लिया, तो 10 यहाँ पे, और इनटू में 3 को इसके साथ ले जाऊँ मैं तो 99। तो 99 को मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर माइनस 1। तो अगर कंपैरिजन करें तो n की वैल्यू में कितनी मिल गई? n इक्वल्स टू 10। अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करके लिखोगे तो इससे मुझे मिलेगा 990। तो दूसरी चीज, आप अगर इसको फैक्टर के रूप में नहीं लिखना चाहो तो अगर आप मल्टीप्लाई करके लिखते हो तो n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 990 n इक्वल्स टू 10 के लिए मिलती है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। n इक्वल्स टू 10 के रिजल्ट थोड़े से दिमाग में रखना, याद रहे तो भी ठीक है, न रहे तो भी ठीक है, एग्जाम में काफी हेल्प करते हैं। क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रैंक डिफरेंस इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 22, देन द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन इज। फर्स्ट ऑप्शन है 0.267, सेकेंड ऑप्शन है 0.867, थर्ड ऑप्शन है 0.92, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में एक तो दे रखा है कि n की वैल्यू 10 है, तो n इक्वल टू 10 गिवन हो तो हमारा अगर होमवर्क क्या हो तो हम जल्दी से आंसर बता सकते हैं। और सिग्मा डी स्क्वायर यानी रैंक का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर का अगर हम सम करें तो वो दे रखा है 22। और अगर 22 को देखें तो इसमें 2 फैक्टर हैं, 2 इंटू 11, लेकिन इसमें 3 फैक्टर में नहीं मिला। 33 में 3 और 11 दोनों आते हैं, इसका मतलब पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो आंसर तो रेशनल नंबर ही मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगा, लेकिन दशमलव के बाद में हमें पद अनंत मिलेंगे। और अगर उनको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे यानी जो भी ऑप्शन है तो उसमें 3 पद या 4 पद वो आपको देखने पड़ेंगे, यानी दशमलव के बाद में 1 या 2 पद से काम नहीं चलेगा। तो इस प्रकार की अगर वैल्यू है तो फिर किस प्रकार से आंसर टिक करें वो देखिए। तो सबसे पहले तो मेथड से चलते हैं। तो मेथड में रो इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। इसमें वैल्यू रखी 1 माइनस 6 और 22 को मैंने रखा 2 इंटू 11 ताकि इजीली कैंसिल हो जाए। और n की वैल्यू 10 पुट करने पर मुझे मिलेगा वैसे तो 990, लेकिन मैं इसको लिखना चाहता हूँ 3 इंटू 10 इंटू 11। यहाँ पे मैं 10 को 2 इंटू 5 नहीं लिख रहा, आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मुझे जो फॉर्म पसंद है वो मैंने लिख दिया है 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10। आपको भी ऐसा ही कुछ ट्राई करना चाहिए ताकि आंसर जल्दी निकले और हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो पहले से दिमाग में होनी चाहिए। तो 11 से 11 कैंसिल हो गया। अगर आप भूल भी जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 सेकंड है वो ज़्यादा लग जाएंगे, इतना ही है। 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 2 6, और अब मुझे ऊपर मिल रहा है 4, नीचे मिल रहा है 30। तो मैं इसको और सोल्व करूंगा तो 1 माइनस 4 अपॉन 30। तो यहाँ पे आप कैंसिल करोगे तो 2 अपॉन 15 मिलेगा। तो आपको 15 से अपन इजीली डिवाइड कर सकते हैं, तो कैंसिल भी कर सकते हो। अगर कई बार ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे एक फैक्टर 3 और होता है यहाँ पे, तो वो 3 से 3 भी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो मैंने इसको लिखा 1 माइनस 2 अपॉन 15 और सोल्व करने पर 13 अपॉन 15। अगर आप डिवाइड करेंगे तो 0.15 8 जा 120, 10 अगर बचेंगे तो 100 करेंगे तो 15 6 जा 90, और 10 दोबारा बचेंगे तो 15 6 जा, तो ऐसे 8.6666 चलते रहेंगे। और उसको मैं लिख सकता हूँ 0.867। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सेकंड। अगर इसको सोल्व ना करके फिर देखें तो फिर क्या हम नोट कर सकते हैं वो देखिए।
हमने जब इसकी वैल्यू 33 ली थी, इसकी वैल्यू 33 लिखी थी, तो सोल्व करने पर पिछले क्वेश्चन में था 0.8, यानी अगर n की वैल्यू 10 है और रैंक की वैल्यू 0.8 है तो सिग्मा डी स्क्वायर है वो था 3 × 11। अगर मैं सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू कम लूंगा तो कुल मिला के इसकी वैल्यू बढ़ेगी, यानी इसकी वैल्यू 0.8 से बढ़ेगी। तो 0.8 से बढ़ेगी तो 0.8 से छोटी तो नहीं हो सकती। और किस प्रकार से बढ़ेगी, पॉइंट के बाद में रिपीट होंगी संख्याएं, तो रिपीट होंगी तो या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा, वो हमें देखना है। थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि 0.166 आया था, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर 2018 में आया क्वेश्चन है, यदि स्पेयरमैन का कोटि सहसंबंध गुणांक का मान 1 के बराबर है तो फर्स्ट ऑप्शन है कुल प्रसरण को समासरण रेखा द्वारा समझाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है दोनों चरों की कोटि में आंशिक सहमति है। तीसरा दे रखा है दोनों चरों की कोटि में पूर्ण असहमति है। फोर्थ ऑप्शन है दोनों चरों की कोटि पूर्ण रूप से सहमत है। The Spearman's coefficient of rank correlation is equals to 1, then the total variation can be explained by the regression line. The ranking of the two variable partially agree. The ranking of the two variables totally different. The ranking of the two variables totally agree. तो हमें दे रखा है रैंक की वैल्यू 1 दे रखी है, रो इक्वल टू 1, और फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ 1 पुट करूंगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 0 इक्वल टू माइनस सिग्मा डी स्क्वायर और अपॉन में है एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। और अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू 0 जाएगी, तो सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू 0। और अगर मैं डी को डिफरेंस के रूप में लिखूं रैंक के, तो सिग्मा इक्वल टू आर एक्स माइनस आर वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी एक्स वेरिएबल के लिए रैंक माइनस वाई वेरिएबल के लिए रैंक का होल स्क्वायर का सम है वो 0 होगा। और ये अगर वर्गों का योग यानी स्क्वायर ऑफ सम इक्वल टू 0 है तो ईच टर्म इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो इससे मैं कह सकता हूं कि आर एक्स माइनस आर वाई इक्वल टू 0, या कहें कि आर एक्स इक्वल टू आर वाई। तो प्रत्येक वेरिएबल की ईच वैल्यू के लिए दोनों की रैंक क्या है, इक्वल है, यानी पूर्णतः सहमति है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दोनों चरों की कोटि पूर्ण रूप से सहमत है। तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन है 2 numbers within the bracket denote the ranks of 10 students of a class in 2 subject 1,10, 2,9, 3,8, 4,7, 5,6, 6,5, 7,4, 8,3, 9,2, 10,1. Then rank correlation coefficient is. कोष्टक के अंदर की दो संख्याएं दो विषयों में एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों की कोटि को दर्शाते हैं। और ये संख्या है 1,10, 2,9, 3,8, 4,7, 5,6, 6,5, 7,4, 8,3, 9,2, 10,1। तब रेख सहसंबंध गुणांक है, ऑप्शन है 0, -1, 1, 0.5। तो पहले इस क्वेश्चन को मेथड से ट्राई करते हैं, फिर इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे। तो जो वैल्यूज हैं, अगर मैं पहली वैल्यू एक्स की कहूँ तो एक्स की वैल्यू है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और अगर मैं y की वैल्यूज लिखूं तो y की वैल्यू है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अगर मैं रैंक भी देना चाहूं तो अगर मैं इसको फर्स्ट रैंक दूंगा तो इसकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इस प्रकार से रैंक आएगी। रैंक किसी भी सीक्वेंस में दे सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी। तो मैं यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रैंक दे रहा हूँ, तो 1 to 10 को रैंक 1 to 10 ही मिलेगी। यानी अगर मैं रैंक निकालूंगा आर एक्स तो वो भी यही आएगी इसकी। और आर वाई ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसमें अगर हम रैंक निकालेंगे तो इसकी रैंक कितनी रहेगी, 10 रहेगी, उसकी रैंक फर्स्ट आएगी। तो उधर से रैंक बढ़ती बढ़ती यहाँ तक कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो इनकी रैंक भी यही रहेगी, सेम रहेगी। तो जो वेरिएबल है वही इनकी रैंक है। अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं आर एक्स माइनस आर वाई का और फिर उसका स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा इनका जो डिफरेंस है वो चाहे 9 लिखो चाहे -9 लिखो, उसका स्क्वायर करेंगे तो 81। मैं ऐड भी करता जा रहा हूं तो सिग्मा भी लगा देता हूं, प्लस इनका डिफरेंस है वो चाहे 7 लिखो चाहे -7 लिखो, स्क्वायर करने पर 49।
8 माइनस 3 5 होता है 25। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 प्लस 49 प्लस 81। अगर इनको सबको सम करेंगे तो यहाँ इनको ऐड करेंगे तो 89 81 और 9 90 और 90 49 और 1 50, तो 90 और 50 140 और 140 और 25 तो 165 और डबल बार ऐड होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 330 मुझे इनका सम मिलेगा। तो इसका मतलब सिग्मा डी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 330 वैल्यू है इसकी। अगर फॉर्मूले से वैल्यू निकालना चाहें तो रो इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर, तो 330 अपॉन, अगर मैं यहाँ पे n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 करूँ तो मुझे पता है कि इसकी वैल्यू होती है 990। तो अगर मैं 990 लिखना चाहूँ तो इसको अगर आपस में कट करेंगे तो 3 टाइम्स, इसको सोल्व करूँगा तो 2, तो 1 माइनस 2 कितना होता है -1। तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सेकंड। अगर इसको मेथड से इसलिए बताया कि एग्जाम में थोड़ा बहुत फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, बाकी ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर एक वेरिएबल है वो इंक्रीज हो रहा है और दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि उनमें नेगेटिव कोरिलेशन मिलेगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो पूर्णतः ऋणात्मक सहसंबंध मिलेगा। इसका मतलब हमारी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -1 होगी। Spearman's coefficient of rank correlation between the ranks obtained by 10 students in mathematics and chemistry in a class test as given below is। तो हमें एक क्लास टेस्ट लिया गया, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट थे, तो उनकी रैंक दे रखी है, मार्क्स वगैरह कुछ नहीं दे रखा, सीधा रैंक ही गिवन है। तो रैंक गिवन है तो अच्छी बात है, हमें रैंक ही चाहिए होती है, तो रैंक निकालनी नहीं पड़ेगी। तो रैंक इन मैथ्स दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रैंक इन केमिस्ट्री दे रखी है 3 10 5 1 2, इस प्रकार हमें रैंक गिवन है। और हमें बताना है कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, और वो भी कौन सा, स्पीयरमैन। तो उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर -1। तो सबसे पहले रैंक का डिफरेंस करेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे, फिर उनका सम करेंगे। और 10 स्टूडेंट्स हैं तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 गिवन है। तो अगर मैं इसे rx से डिनोट करूं और इसे ry से डिनोट करूं तो इनका डिफरेंस का स्क्वायर करना है। तो चाहे आप इसमें से ये घटाओ चाहे इसमें से ये घटाओ, स्क्वायर करने पर प्लस ही रहेगा। तो 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर 64, 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, 5 - 2 3 का स्क्वायर 9, दोबारा 9 9 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 16। तो ये हमने सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू याद कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 20 और यहाँ पे 36 और 4 ऐड करेंगे तो 40 प्लस 20 40 प्लस 20 60 60 और यहाँ पे 68, तो 128। तो 128 मिलेगा। तो अगर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो 1 माइनस 6 इंटू 128 अपॉन, अगर इसकी वैल्यू रखें हम तो हमें पता है कि 3 इंटू एन की वैल्यू 10 होती है, तो 3 इंटू 10 इंटू 11। लेकिन यहाँ पे 128 है, उसके अगर हम फैक्टर करें तो सिर्फ प्राइम फैक्टर 2 मिलता है। 2 इंटू 2 4 8 16 32 64 28। तो हमें कहीं पे भी 2 के अलावा फैक्टर नहीं मिल रहा। तो 4 4 16 16 32 के बाद में 64 122। तो हमें 2 कितनी बार फैक्टर मिला है, 7 टाइम्स मिला है। तो न तो 11 फैक्टर मिला इसमें, न 3 फैक्टर मिला। तो इसका मतलब हमें दिख रहा है कि ऑप्शन में थोड़ी सी वैल्यू क्या मिलेगी, सोल्व करनी पड़ेगी, ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 1 3 तो कैंसिल होगा 100%, तो उसको तो हमने कैंसिल कर दिया। तो हमें मिला 1 माइनस 256 अपॉन 330। अगर एलसीएम लेके और सोल्व करें तो मुझे मिलेगा 330 माइनस 256 अपॉन 330। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे 4 मिला। यहाँ पे अगर इसको और सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 12 में से 5 गया 7 और
तो 74/330। और अगर हम इसको डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी 33 टू जा, तो पॉइंट लग जाएगा 0.2, और इसको और सोल्व करेंगे तो 224। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, बाकी क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है।